हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर एस के यादव आप सभी का स्वागत करता हूं मानस स्टडीज़ देहरादून के अंदर। तो डियर, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग यहां पे शुरू करने वाले हैं हमारा एक नया सीरीज़ जिसका नाम रखा है हमने लक्ष्य 2025। अब ये जो लक्ष्य 2025 की सीरीज़ है इसके अंदर बायोलॉजी को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल जो हमारे पास में बायोलॉजी का पार्ट है आपका जो नीट 2025 में आने वाला है उसके सभी चैप्टर्स को हम एक सीरीज के अंदर करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। और मैं आपको एश्योर करता हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं और लगातार इसको पढ़ते रहते हैं तो आप बायोलॉजी के अंदर 360 में से एटलीस्ट 340 तक या 330 तक मार्क्स जरूर लेके आएंगे। बट आपने जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको गाइडलाइन बताई थी कि लेक्चर के साथ और क्या क्या करना है, उन चीज़ों को भी फोकस करना पड़ेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को। और सबसे पहला चैप्टर है हमारा क्लास 11th का द लिविंग वर्ड। अब जो द लिविंग वर्ड चैप्टर है उसको लेके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसके अंदर जो द लिविंग वर्ड वाला पार्ट था उसमें बहुत कुछ दिया गया था। जैसे हमारे पास फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या थे उनके बारे में था। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट आया था आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू, जिसमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, नोमेनक्लेचर ये बताया गया था। और फिर लास्ट में आया था टैक्सोनॉमिक एड्स। अब जिसमें से हमारे पास धीरे धीरे करते करते हम लोगों ने काफ़ी कुछ हटा दिया है। मतलब हमने नहीं हटाया है, आपका सीबीएसई ने और जो एनसीईआरटी है उसने काफ़ी कुछ हटा दिया है इसमें से। अब इन्होंने रखा है केवल इसके अंदर हमारे पास में आपका एक ही पार्ट, और वो है आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम यहाँ पे जो बेसिक क्लासिफिकेशन की प्रॉपर्टीज हैं, जो टैक्सोनॉमी है, जो सिस्टमैटिक्स है, जो नोमेनक्लेचर है, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, उनको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन जैसा कि अभी हमने लास्ट वाले पेपर के अंदर देखा था कि जो पार्ट डिलीट हो गया था उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आ गए थे इस बार। तो शायद हमारे पास में जो पहले वाला पार्ट था जिसमें इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारे पास फीचर्स ऑफ लिविंग वर्ड, वो आ सकते हैं। और इसलिए आज हम इस पार्ट के अंदर वही समझेंगे जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग एंटिटीज होती हैं, इनके फीचर क्या होते हैं, उसी को हम फोकस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले व्हाट इज लाइफ। लाइफ क्या होती है, व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग कब कंसिडर किया जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये हमारे पास में 5 पैरामीटर रहेंगे जिसके बिहाफ पर हम डिसाइड करेंगे कि कोई एंटिटी लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ की। तो लाइफ क्या होती है, तो जब हम बात करते हैं लाइफ की तो कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कोई एंटिटी है वो लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो उसको देखने के लिए हम लोग सिंपल सा फोकस करेंगे कुछ चीजों के ऊपर, जैसे कि हमारे पास में जो एंटिटी है वो मॉलिक्यूल से किस तरह से बनी है। ठीक है, मतलब उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन रहा है वो किस तरह से रहा है और वो क्या अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर पा रही है। अब वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पा रही है तो वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रही है, वो किस तरह के रिस्पॉन्सेज दिखाती है अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कहते हैं कि ये एंटिटी लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। जैसे लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स that expresses itself through chemical reaction which lead to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction। तो हमारे पास जो लाइफ की शुरुआत होती है वो तब होती है जब हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है हमें केमिकल्स का, और यहाँ पर जो केमिकल्स हैं वो अलग अलग तरीके से इफेक्ट शो करते हैं, जिसके अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, रिस्पॉन्सिवनेस देखने को मिलेगी, मतलब कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा, एडाप्टेशन देखने को मिलेगा और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन देखने को हमें मिलेगा। तो आप कह सकते हैं लाइफ एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है, डेवलपमेंट रिप्रेजेंट करता है, रिस्पॉन्सिवनेस रिप्रेजेंट करता है, एडाप्टेशन रिप्रेजेंट करता है और रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
तो कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है वो कब कहलाता है कि वो लिविंग है? तो उसको अगर हम समझें यहां पर, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग तब कहलाता है जब उसके अंदर हमारे पास में कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे एक एंटिटी है हमारे पास में जिसके अंदर एक तो सेल्फ कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वो अपने एनवायरनमेंट के साथ में एक इंटरेक्शन शो करता है, और इंटरेक्शन शो करने के साथ साथ एक रिस्पॉन्स देता है अपने एनवायरनमेंट को। अगर उसको खतरा लगता है तो वो इस एनवायरनमेंट से दूर जाता है, और अगर उसको बेनिफिट लगता है तो वो उस एनवायरनमेंट के अंदर जाता है। तो जो ऑर्गेनिज्म है, एक तो वो आपको एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स देता हुआ नजर आएगा, साथ ही साथ ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अपने आप को रिप्रोड्यूस भी करेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके अंदर जो फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या क्या है। अगर हम फीचर्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो फीचर मिलेंगे, इसके अंदर सबसे पहला फीचर हो जाता है डियर हमारा ग्रोथ, सेकंड फीचर हो जाता है आपका रिप्रोडक्शन, तीसरा हो जाता है मेटाबॉलिज्म, चौथा हो जाएगा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट हो जाएगा कॉन्शियसनेस। ग्रोथ को आप हिंदी में कहते हैं वृद्धि, रिप्रोडक्शन को आप हिंदी में कहते हैं जनन, मेटाबॉलिज्म को आप हिंदी में कहते हैं उपापचय क्रियाएं, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को आप कहते हैं कोशिकीय संगठन, और कॉन्शियसनेस को आप कहते हैं चेतना। ठीक है, तो यह हमारे पास में फीचर्स हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, और इन्हीं के बिहाफ पर हम बताने वाले हैं कि हमारे पास कोई एंटिटी लिविंग होगी या नॉन लिविंग होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ क्या है? तो ग्रोथ को अगर हम बात करें कि ग्रोथ क्या होती है, तो उसका आप ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक प्लांट आपको दिख रहा है यहाँ पर, एक पर्टिकुलर टाइम बाद उसका साइज ये हुआ, उसके बाद उसका साइज ये हुआ। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है हमारे पास? ग्रोथ एक ऐसा फिनोमिनन है जहां पर जो ऑर्गेनिज्म है उसका साइज इंक्रीज करेगा, उसका मास इंक्रीज करेगा। साइज और मास दोनों इंक्रीज करेंगे ऑर्गेनिज्म के, और जो साइज और मास है जब ये इंक्रीज करता है तो उसके पीछे कारण क्या होता है? तो साइज और मास को इंक्रीज करने के लिए पीछे सबसे पहले कारण होता है सेल डिवीजन। हमारा सेल डिवीजन हमें देखने को मिल जाता है। तो देखिए ये क्या बताता है, इट इज द इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल्स बाय सेल डिवीजन। तो जब हमारे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीजन के द्वारा सेल्स का नंबर बढ़ेगा, साथ ही साथ हमारा ऑर्गेनिज्म का मास बढ़ेगा, उसी को हम नाम देते हैं ग्रोथ। ठीक है, अब जो प्लांट है, जो एनिमल हैं, इनके अंदर ग्रोथ अलग अलग तरीके से चलती है। तो देखिए जैसे इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। तो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है वो लगातार चलती रहती है। अब क्योंकि ये लगातार चलती रहती है इसलिए हम इसको कहते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ। क्या कहलाती है डियर? ये अनलिमिटेड ग्रोथ या फिर अनडिफाइंड ग्रोथ। वहीं अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के केस के अंदर क्या होता है, ग्रोथ इज ओनली अप टू अ सर्टेन एज, हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। ठीक है, एनिमल्स के अंदर हमने कंडीशन लगा दी है अप टू अ सर्टेन एज, मतलब यहां पे ग्रोथ हो गई है लिमिटेड। यहां ग्रोथ कैसी हो गई है? लिमिटेड हो गई है। अब देखिए प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है, और एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, अप टू अ सर्टेन टाइम, अप टू अ सर्टेन हाइट तक ही हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए एनिमल्स के केस के अंदर वो लिमिटेड हो जाती है। जैसे कोई पूछता है कि सर मेरी हाइट इतनी है और मेरी एज इतनी है, मेरी हाइट कब तक बढ़ सकती है? तो यूजुअली आपकी जो एज है वो 18 से 20 तक मैक्सिमम बढ़ सकते हैं, इसके बाद में आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी कभी भी। तो आप समझिए ना, मैंने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, 20 के बाद नहीं बढ़ेगी, तो लिमिट लगा दिया ना। तो ये एनिमल्स के केस में होता है, प्लांट के केस में ऐसा नहीं होता है। प्लांट के केस में कहीं ना कहीं एक नई पत्ती, कहीं ना कहीं एक नया फ्लावर, कहीं ना कहीं एक नई ब्रांच हमेशा प्लांट के अंदर बन रही होती है, इसलिए प्लांट के अंदर ग्रोथ कभी रुकती नहीं है। हालांकि सेल डिवीजन एनिमल्स के अंदर भी चलता रहता है, लेकिन वहां पर ये जो सेल डिवीजन है इसकी वजह से ग्रोथ नहीं होगी, इसकी वजह से हमें रिपेयरिंग देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है, बेसिकली ग्रोथ इज द इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ द एंटिटी।
तो हमारे पास जो एंटिटी है उसका साइज भी इंक्रीज होगा, उसका मास भी इंक्रीज होगा बाय ग्रोथ। अब आगे हम देखें इसके अंदर जो हमारे पास एनिमल्स हैं, जो प्लांट हैं, जो माइक्रोब्स हैं, इनके अंदर जो ग्रोथ होती है और जो हमारे पास नॉन लिविंग एंटिटीज होती हैं इनके अंदर ग्रोथ होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मेरे पास एक बच्चा है छोटा, ठीक है, वो अभी 2 साल का है, तो हम कहते हैं जो उसकी हाइट है वो अप टू 2 फीट के आसपास है। जैसे जैसे हमारे पास उसकी एज बढ़ती है उसकी हाइट भी बढ़ती चली जाती है। अब वहां पर जब उसकी हाइट बढ़ रही है तो ऐसा नहीं है कि आप बगल की दुकान पे गए, भैया आधा किलो सैल तोल देना, और जाके आपने उसकी बॉडी के अंदर सेल्स को फिट कर दिया और आप बोलेंगे हाँ भाई मैंने आधा किलो सैल लगा दी है बॉडी में, अब उसकी जो साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हमारी बॉडी के अंदर सेल्स का नंबर जो भी होगा वो अपने आप बढ़ेगा, वो हमारे अंदर से ही बढ़ेगा। वहीं अगर आपके आस पड़ोस में कोई मकान बन रहा है तो उस मकान में प्रेजेंट जो दीवारें हैं वो धीरे धीरे ऊंची होती जाएंगी, जब हमारे पास में जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो पर्सन उसके अंदर ब्रिक्स को ऐड करता रहेगा। तो जैसे जैसे वो ब्रिक्स को बाहर से ऐड करेगा वैसे वैसे उसकी हाइट इंक्रीज करेगी, उसका साइज इंक्रीज करेगा, उसका मास इंक्रीज करेगा। तो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो हमेशा एक्सटर्नल होती है और लिविंग के अंदर ग्रोथ हमेशा इंटरनल होती है। अब क्योंकि जो ग्रोथ है वो आपको नॉन लिविंग में भी देखने को मिल रही है, जो ग्रोथ है वो लिविंग में भी देखने को मिल रही है, इसलिए ये जो ग्रोथ है दोनों के अंदर प्रेजेंट है, ये हमारा अनडिटरमाइनिंग या फिर अनडिफाइंड फीचर बन जाता है लिविंग के लिए। तो ये कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग का, कोई डिटरमाइनिंग फीचर नहीं है, दोनों में देखने को मिल जाता है हमें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ग्रोथ के बाद आता है डियर नेक्स्ट आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को लेके हम बात करें, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जब हमारे पास में पहले से प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म से नए संतानों का निर्माण होता है, नए जीवों का निर्माण होता है, तो इसी को हम लोग नाम देते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है, या तो यहाँ पे गैमेट्स बनकर उनका फ्यूजन हो सकता है तो उसको हम नाम देते हैं आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर हमारे पास में गैमेट का फॉर्मेशन तो हो सकता है लेकिन गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा। अगर गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है तो वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, वो कहलाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन आपका सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। तो रिप्रोडक्शन सिंपल सी एक प्रोसेस है जिसमें पहले से ही प्रेजेंट एक एंटिटी से नए एंटिटी का फॉर्मेशन होता है, तो वो आपका रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब देखिए जो रिप्रोडक्शन है इसकी अगर हम बात करें तो इसको शुरुआत किसने किया था, डिफाइन किसने किया था, इसको डिफाइन किया था रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने, जब रुडोल्फ विर्चो ने हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ लिनेज, जो दिया गया था किस रूप में, इन्होंने कहा था सेल्यूला, ठीक है, इन्होंने क्या कहा था इसके अंदर, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, जिसके हम बताते हैं कि एवरी न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये जो हमारा जो आपका रूल है ये कहलाता है लॉ ऑफ लिनेज, जिसको डिफाइन किया था रुडोल्फ विर्चो ने, और इसी को हम रिप्रोडक्शन के केस में देखते हैं। अब जो हमारे पास में इंडिविजुअल बनेंगे नए वाले, वो फीचर्स में वैसे ही होंगे जैसा पेरेंट है, मॉर्फोलॉजी में जैसा पेरेंट दिखाई देगा वैसे ही हमारे ऑफस्प्रिंग भी दिखाई देगी। अगर हमारे पास में मॉर्फोलॉजी में पेरेंट जो है डॉग दिखाई देगा तो हमारा ऑफस्प्रिंग भी डॉग दिखाई देगा। अगर ऑफस्प्रिंग हमारा होमोसेपियन है तो जाहिर सी बात है उसके पेरेंट भी होमोसेपियन ही होगा, ठीक है। अब हमारे पास में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो दोनों एक साथ काम करते हैं, क्योंकि ग्रोथ के अंदर होता है सेल डिवीजन। अब अगर हमारे पास में यूनिसेलुलर के अंदर सेल डिवीजन होगा तो यहां पर सेल्स का नंबर बढ़ने से उसकी कॉलोनी की ग्रोथ होगी, इंडिविजुअल की ग्रोथ नहीं होगी। यहां पे 1 से 2 इंडिविजुअल बन जाएंगे, इसीलिए हम कहते हैं यूनिसेलुलर के अंदर सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है। अब जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है डियर, इसकी अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिप्रोडक्शन है वो एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं,
और जो नॉन लिविंग है उनमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे जो अपनी कॉपीज को बना सकते हैं, जो रेप्लिकेट कर सकते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर मिलने वाला वायरस, ये रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है, अपने जैसी प्रोजेनी को बना सकता है। तो जो लिविंग है उनके अंदर जैसे म्यूल्स हैं, या फिर हमारे पास वर्कर बीज हैं, या फिर इनफर्टाइल कपल है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन नॉन लिविंग के अंदर जैसे कंप्यूटर वायरस है, ये अपने रेप्लिका को प्रोड्यूस कर सकता है। तो ऐसे में ये भी हमारा नॉन डिफाइनिंग फीचर या फिर आपका अनडिफाइंड फीचर बन जाता है आपका लिविंग का, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म की तरफ। अब हम समझते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो देखिए, जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, अगर हम इसकी बात करें तो मेटाबॉलिज्म को हिंदी में कहते हैं उपापचय क्रियाएं, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। जो मेटाबॉलिज्म होता है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये है क्या, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं। अब ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं आपकी बॉडी में, ये या तो किसी भी चीज की सिंथेसिस करने के लिए बनाई जाती हैं, या फिर किसी भी चीज के ब्रेकडाउन के लिए बनाई जाती हैं। अब इसके अंदर जो मेन मकसद होता है वो हमारी बॉडी को लगातार वाइटल बनाए रखना होता है। अब ये जो मेटाबॉलिज्म की रिएक्शंस होती हैं, इनके अंदर एक चीज यूनिक आ जाती है, और वो है आपका एंजाइमेटिक पार्टिसिपेशन। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होती हैं, सभी के अंदर एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है। तो अगर हम मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करें तो क्या हो जाता है, तो देखिए, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम। तो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन किसी भी बॉडी के अंदर होती हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाती हैं, आपकी मेटाबॉलिज्म का पार्ट होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास में जो मेटाबॉलिज्म है, इसको अगर आप देखेंगे तो देखिए, जो मेटाबॉलिज्म है डियर, इसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक कैटाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। जो कैटाबॉलिज्म होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मतलब होता है आपका ब्रेकडाउन, और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस। तो कैटाबॉलिज्म हो जाएगा ब्रेकडाउन और एनाबॉलिज्म हो जाएगा सिंथेसिस। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों को मैंने मिलाया तो बना ग्लूकोज, ग्लूकोज की यूनिट्स को जोड़ा तो बना स्टार्च। ये रिप्रेजेंट करेगा आपकी सिंथेसिस, मतलब एनाबॉलिज्म को, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ मेरे पास में स्टार्च है, मैंने उसके ऊपर एक्ट कराया अमाइलेज को, अमाइलेज ने बनाया ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो है फर्दर आपका डिग्रेड होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को, तो ये बनाता है हमारा प्रोसेस कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म दोनों से मिलकर बन क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म। अब जो मेटाबॉलिज्म होता है, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए क्या कहते हैं, इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहला फीचर हमें ऐसा मिला जो कि डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मतलब अगर ये किसी में है तो वो लिविंग ही होगा। अब हमारे पास में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, आप इनको टेस्ट ट्यूब के अंदर भी कंडक्ट करा सकते हैं, एक सेल फ्री सिस्टम के अंदर। अब अगर ये रिएक्शन आपकी कंडक्ट होती है, भले से ये आर्टिफिशियल सिस्टम में होगी, लेकिन रिएक्शन आपकी लिविंग ही कहलाएगी, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो हमारे पास पहला फीचर मिल गया है, हमारा जो डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। चौथा जो हमारे पास फीचर है वो है डियर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को हम समझते हैं, ये क्या होता है। देखिए, हम एक चीज से समझ सकते हैं कि सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइफ, मतलब अगर सेल है तो लाइफ है, और लाइफ है तो सेल है। सेल के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, और लाइफ तभी मिलेगी जब हमें सेल मिलेगी। तो दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं। अब अगर आप कहेंगे कि सर एक हमारे पास में डेड बॉडी है तो फिर उसमें भी तो सेल मिलेंगे, तो डियर ऑफ कोर्स उसके अंदर सेल मिलेंगे, लेकिन वो सेल उसके अंदर इसलिए प्रेजेंट थी क्योंकि वो नॉन लिविंग से पहले लिविंग था, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी।
तो हमारे पास में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जितने भी होंगे, लिविंग थिंग्स जितने भी होंगे, सबके अंदर सेल्स की प्रेजेंस कंपलसरी रहेगी, मैंडेटरी रहेगी। अब क्योंकि हमारे पास जो वायरस है, ध्यान से सुनिएगा, वायरस कैसा होता है, ए सेलुलर होता है, उसके अंदर सेल नहीं होती, मतलब यहां पर जो सेल है वायरस में नहीं पाई जाती। इसलिए वायरस जो है इसको हम पार्टिकल कहते हैं, ना कि हम इसको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हैं। तो वायरस को पार्टिकल कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर सेल नहीं होती। तो सेल होती अगर वायरस के अंदर तो ये पार्टिकल नहीं कहलाता, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता। याद रखिएगा इस चीज को। आगे देखिए, हमारे पास जो सेल की प्रेजेंस है ये भी एक डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मतलब अगर हमारे पास सेल है तो वो एंटिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, याद रखिएगा। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस सेल नंबर, ठीक है, हमारे पास में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो टाइप के हो जाते हैं, या तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर एक सिंगल सेल प्रेजेंट होती है, लाइक अमीबा, लाइक पैरामीशियम, ठीक है, जैसे स्लाइमोल्ड हो गया है, जैसे यूग्लेना हो गया है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। जैसे हमारे पास में स्पॉन्जेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे हमारे पास में काइनोडर्म्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे हम लोग देखने को मिल जाते हैं, जैसे प्लांट देखने को मिल जाते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के। याद रखिएगा, सेल मतलब डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर आगे हम बात करते हैं, लास्ट फीचर है डियर हमारे पास कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को हम हिंदी में कहते हैं चेतना। तो जो चेतना है वो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कैसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको हम समझते हैं। तो देखिए, जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, ये करती क्या है? तो ये एक ऐसी कंडीशन है, ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। कहां पाई जाती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। और इसलिए ये भी हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका एक डिफाइनिंग फीचर बन जाता है। क्या बन जाता है उनका भी? है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन जाती है, याद रखिएगा। अब इससे बेनिफिट क्या मिलता है? इससे बेनिफिट ये मिलता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को पहचान पाता है, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को समझ पाता है कि उसका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो कैसा है। क्या वो हमारे ऑर्गेनिज्म के लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, या वो हमारे ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है, या फिर किसी तरह का वो हमारा वहां पर कोई प्रेडेटर तो नहीं है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। अब आप, हमारे पास एक लड़का है जिसका नाम है राजू। राजू जो है अच्छा खासा जा रहा था और सामने से एक शेर आ गया। अब राजू अगर यहां पर शेर को देखकर वापस से घर की ओर भाग जाता है तो वो उसके अंदर एक ऐसी खासियत है जिसकी वजह से उसने अपने आप को बचा लिया। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो राजू है जाके उससे भिड़ जाएगा, आज तो देखी जाएगी, या तो शेर रहेगा या फिर मैं ही रहूंगा। तो शेर तो रहेगा लेकिन राजू नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में राजू ने डिसीजन लिया, शेर देख के घर भाग गया, वो कारण क्या था? उसका कॉन्शियसनेस। क्योंकि कॉन्शियसनेस ने उसको तुरंत बता दिया कि जो सामने से आ रहा है वो आपके लिए खतरा है। ऐसे ही दूसरा केस आता है हमारे पास में, जब हम ऐसे इन्वायरमेंट में जाते हैं जो बेनिफिशियल है तो हम उसकी ओर खींचे चले आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, आप जो है बड़ी गर्मी में चल रहे हैं, बहुत गर्म हो रहा है पूरा एनवायरमेंट जैसे आजकल पड़ रहा है, आपको कोई पेड़ नजर नहीं आ रहा है, पानी नजर नहीं आ रहा है, आपको थकान भी लगी है, प्यास भी लगी है, भूख भी लगी है। लेकिन थोड़ा सा ही आगे चल के आपके सामने एक पानी का झरना आ जाता है या फिर एक तालाब आ जाता है जो साफ पानी का है, और या फिर आपको वहां पे खाना रखा हुआ दिखाई देता है, आप तुरंत उसकी तरफ लपक के भागेंगे क्योंकि वो आपको बेनिफिशियल दिख रहा है। दूसरे शब्दों में कहूं, एक लड़का है जो निकल के जा रहा है, सामने से उसकी गर्लफ्रेंड आ जाए जो अपने मम्मी पापा के साथ नहीं है, भाई के साथ नहीं है, लड़का तुरंत उसके पास पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको एहसास हो जाएगा यहाँ पे खतरा नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या है? हमारे पास कॉन्शियसनेस है जिसके अंदर हम लोग अपने एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अब ये जो हमारे पास एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, ये कोई फिजिकल भी हो सकता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, कोई केमिकल भी हो सकता है,
कोई बायोलॉजिकल भी हो सकता है। तो फिजिकल के अंदर मैंने आपको बता दिया हीट, और केमिकल के अंदर आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमारे पास में एसिड तो नहीं है, ठीक है, इस तरह की चीजें। और बायोलॉजिकल के अंदर जैसे हमारे पास में एग्जांपल दिया था मैंने आपको, सामने से शेर आ गया तो प्रेडेटर आ जाता है, तो उन सब चीजों को देखते हुए हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्स देगा और उस खतरे से दूर चला जाएगा। जो प्लांट हैं ये भी रिस्पॉन्सेज देते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए। अब ये जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है ये लाइट होती है, प्लांट लाइट की तरफ ग्रो करते हैं, जहां वाटर रहता है वहां ग्रो करते हैं। हमारी जो रूट है आप ध्यान से देखेंगे तो रूट वो हमारी ग्रोथ तभी दिखाती है जब उस पर वाटर की डायरेक्शन मिल जाए, ग्रेविटेशन मिल जाए, या फिर शूट आपका ग्रोथ तब दिखाता है जब उसको लाइट की एक डायरेक्शन मिल जाए। जब आपका जो पॉल्यूशन है उसको लेके भी जो प्लांट है अपनी ग्रोथ को रिटार्ड कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास में क्या बन जाते हैं, एक स्टिमुलाई की तरह से काम करते हैं जिसके लिए प्लांट अपना रिस्पॉन्स देता है। अब आपके पास में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो, मतलब प्रोकैरियोटिक से लेकर यूकैरियोटिक सिस्टम तक सभी के सभी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्स जरूर देते हैं, किसी ना किसी तरह की एक्टिविटी जरूर दिखाते हैं। अब हमारे पास में ह्यूमन बीइंग, स्पेशल पॉइंट देखिए, ह्यूमन बीइंग इज ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। तो हमारे पास ह्यूमन पॉपुलेशन इकलौती ऐसी पॉपुलेशन है जो अपने बारे में सब कुछ जानती है। सेल्फ कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म है हम लोग। अब कैसे हम लोग अपने बारे में सब कुछ जानते हैं, कैसी चीजों से समझते हैं, आप देखिए, आपके पेट में दर्द हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा बेटा ये दवाई लो, दिन में 3 बार खाना, आपका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर को कैसे पता कि पेट का दर्द किस वजह से था और डॉक्टर ने उसी चीज के लिए दवाई क्यों दी? ठीक है, आपको बुखार आया, आपको पता है पैरासीटामोल खाओगे आपका बुखार ठीक हो जाएगा, कैसे पता? यही तो हमारे पास में सेल्फ अवेयरनेस है, हमें अपने बारे में सब कुछ पता है और इसलिए हम अपना इलाज कर पाते हैं। अगर आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है तो आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, हाथी के दांत में प्रॉब्लम होगी तो वो नहीं जाएगा क्योंकि दूसरे हाथी को नहीं पता इसका इलाज कैसे करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रोसेस है, ये जो हमारे पास फीचर है, ये रिप्रेजेंट करता है सेल्फ अवेयरनेस को। ठीक है, आगे देखिए, द कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कॉन्शियसनेस भी आपकी डिफाइनिंग फीचर बन जाता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो हमारे पास में कुल मिलाकर 3 टाइप की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिली। पहला मेटाबॉलिज्म, दूसरा सेल्युलरिटी और तीसरा और आखिरी हमारे पास कॉन्शियसनेस। बाकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये आपकी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं, ये दोनों में पाई जा सकती हैं, लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी। तो डियर, आशा करता हूं कि जितना मैंने आज आप लोगों को बताया है आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट रहे होंगे हमारे इस फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टॉपिक के साथ में, वो सारे क्लियर होंगे। अब भविष्य में हमारे पास में इसी तरह की आपको वीडियो मिलती रहेंगी क्योंकि हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। तो नेक्स्ट के लिए हम लोग पढ़ेंगे वहां पर जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होती है, फिर हम क्लासिफिकेशन किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सबसे पहले ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।